इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की बेस्ट केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके जो है अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। देखिए, आज हम सेकंड लेसन को देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले भी हमारे पहले चैनल पर जो है स्टडी 99 साइंस पर जो है वीडियो जो है अपलोड हुआ है, जो अलग अलग लेक्चर्स वाइज कई लेक्चर्स में है, 6, 7, 8, 10, 12 जो भी लेक्चर्स होंगे आप जा करके स्टडी 99 साइंस पर देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा चैनल है जो आप देख रहे हैं, तो इसमें आप आराम से इस पर जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा और इस फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट्स है या इनऑर्गेनिक का जो भी बचा हुआ है इसका रिवीजन हम फिर से करवा दे रहे हैं। तो आज हम इसमें जो है रिवीजन में दूसरा लेसन है, यूपी बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेकंड लेसन है जिसमें आज हम विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। देखिए, ये हिंदी मीडियम की बेस्ट केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर इससे पहले नहीं पढ़ा है या कम समय में आप जो है अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे देखिए, बहुत इजी तरीके से हम आपको एक एक कंटेंट को समझाएंगे। आप आसानी से जो है देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और आप यूपी बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है कि आसानी से समझ में नहीं आता है और समझ में आता है। समझाने वाला अगर आपका ठीक है तो आप आसानी से समझ सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, ये बीच से नहीं समझ में आता। किसी भी लेसन को आप पढ़िए तो आप शुरुआत से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, तब समझ में आता है। तो अगर आप मान लीजिए ये पहला लेक्चर्स है, इस लेसन का पहला लेक्चर्स है, अगर इसको आप ठीक से देखते हैं तो आपके अदर जो आपके लेक्चर्स होंगे वो भी आसानी से समझ में आएगा। तो लेसन, कोई भी लेसन आप देखिए तो आप शुरुआत से देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखिए, कोई ऐसा हम नहीं बताएंगे कि आपको नहीं समझ में आएगा, आपको आपकी भाषा में ही ये आपकी क्लास मिलेगी देखने को। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी जो है हमारे साथ जुड़ करके इस लेक्चर्स में जो है या जो भी हमारा क्लास है, इंटर की क्लास है, इंटर की क्लास में आपको एक चीज ध्यान रखना कि जो भी कंटेंट बताएंगे या आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप तैयारी करते हैं तब भी वहां तक का लेवल मिलेगा। बस हो सकता है थोड़ा बड़ा कम हो तो, लेकिन फिर भी आप जितनी तैयारी मैं करवा दूंगा इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे जहां से आप करिए। भाई, जितना बताया जाए उतना कर लो, जो बचा है उसको जाने दो। या आप इतना अगर कर लोगे तो जो बचा उसको नहीं कर पाओगे, उसको तो आप स्वयं पढ़ लोगे। तो इस तरीके से लगभग आपकी तैयारी हो जाएगी। लगभग आपके 90% आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है 90% 80% लायक आप हो जाओगे। बस आपको तैयार करने की आवश्यकता है, मन लगा के आपको देखने की आवश्यकता है। तो पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और कभी भी केमिस्ट्री पढ़ने बैठिए तो एक बात ध्यान रखिए, ऐसे देख करके मत पढ़िए। कभी भी पढ़िए केमिस्ट्री तो एक पेन लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, रफ लेके बैठिए और आप उस पर लिख लिख के तैयारी करिए। आप जो भी चीजें पढ़िए लिख लिख के पढ़िए। देखिए, पहले का जमाना नहीं रह गया कि एक बार दो बार देख लो हो जाएगा। रट्टा मार लो, रट्टा मारने से कुछ याद वाद नहीं होगा। आपको याद करना है तो आप इत्मीनान से उसको जो है देखिए और नोट करिए, जो आपको नोट करने लायक लगे, और उसको बार बार आप देखिए, तैयार हो जाएगा। अब वैसे अगर देखोगे तो नहीं होगा, आप लिख लिख के पढ़ोगे तभी केमिस्ट्री आएगी, अन्यथा आती रहती नहीं है। तो पहली बात तो आप लिख लिख के पढ़िएगा। चलिए, ज्यादा समय न गवाते हुए हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए, अगर हम विद्युत रसायन की बात करें, विद्युत रसायन की डिफिनीशन क्या होती है, इनके बारे में बात करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, देखिए ये विज्ञान की एक शाखा है, वो भी रसायन विज्ञान की, आप जानते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा यानी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसकी जो ऊर्जाएं होती हैं, रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा यानी जो इलेक्ट्रो एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार की चेंजिंग होती है, तो रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। भाई, जाहिर बात है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसको कैसे विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कैसे किया जाता है, और जो विद्युत ऊर्जा होती है किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तन किया जाता है, इन सब का अध्ययन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, विद्युत रसायन के अंतर्गत किया जाता है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन है, विद्युत रसायन को अध्ययन में सुविधा के लिए यानी पढ़ने में आसानी हो जाए
इसके लिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है वैद्युत अपघट्टों की विलयनों की चालकता। वैद्युत अपघट्टों की विलयनों की चालकता, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वैद्युत अपघट्टों की विलयनों की चालकता, पहला पार्ट ये आपको देखने को मिलेगा। और जो दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा वो है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। अब देखिए एग्जाम में आपके इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तब भी यहाँ से आपके क्वेश्चन काफी बनते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो इसको हम ठीक से डिटेल में देखेंगे। और विद्युत रसायन यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो यूपी बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड एग्जाम्स हो, यहाँ पर भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत अपघट्टों के विलयनों का चालकत्व क्या होता है, या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसको हम डिटेल में देखेंगे और इसको बारी बारी से इत्मीनान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए अगर हम विद्युत अपघट्टों के विलयनों के चालकत्व की बात करें तो ध्यान समझिएगा, ये समझ में कम आता है लेकिन आराम समझोगे सब समझ में आ जाएगा। कोई विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट जानते हैं? विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में डाला जाए। अरे कोई पदार्थ है, कोई भी केमिकल है जिसको जल में डाला जाए और जल में डालने के बाद उसके एक सिरे में करंट लगाया जाए और दूसरे सिरे से प्राप्त कर लिया जाए, तो जिसमें से धारा प्रवाहित हो जाती है वो आपका वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। और जिसमें से धारा नहीं प्रवाहित होगी तो उस पदार्थ को वैद्युत अपघट्ट नहीं कहेंगे। यानी जिसको हम घोले हैं और घोलने के बाद उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित हो जा रहा है, तो उस पदार्थ को हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो वही कहा गया कि वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, यानी कोई भी वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है जिसमें अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो जैसे अब देखो बात आई जैसे धात्विक चालक। धात्विक चालक जैसे मान लीजिए लोहे का तार है, कापर एक धातु है, लोहा एक धातु है। तो धात्विक जैसे लोहे में धारा प्रवाहित करते हैं यहाँ से यहाँ मिल जाता है, कापर में धारा प्रवाहित करते हैं एक सिरे से दूसरे पर सिरे पर मिल जाता है। सेम उसी हिसाब से तो देखो लोहा कापर जो भी धातु है, धातुओं में जो धारा प्रवाह होता है वो किसके अनुसार होता है? वो ओम के नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? ओम के नियम के अनुसार होता है। धात्विक चालकों में जो धारा का प्रवाह होता है वो ओम के नियम के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्ट का चालक है, वैद्युत अपघट्ट में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें भी धारा का प्रवाह ओम के नियम के अनुसार ही होगा। तो वही कहा गया कि विद्युत अपघट्ट के जरिए विद्युत प्रवाहित करने पर धात्विक चालकों में विद्युत प्रवाह की भांति ही ओम का नियम लागू होता है। यानी जैसे धात्विक चालकों में धारा प्रवाहित होने पर ओम का नियम लागू होता है, वैसे विद्युत अपघट्टों के जलीय विलयनों में भी धारा प्रवाहित करने पर ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम क्या कहता है? अब ओम का नियम जान लीजिए। तो किसी सुचालक के विभव, यानी कोई भी चालक हो, चालक मतलब तार ले लो चाहे जलीय विलयन ले लो। देखो यहाँ हम जलीय विलयन की बात करेंगे, फिजिक्स में आपका तार लिया जाता है, ठीक है, यहाँ जलीय विलयन। तो किसी सुचालक के विभव, यानी कोई चालक है जिसका विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का सुचालक का प्रतिरोध R में निम्न संबंध, यानी तीनों में जो है क्या संबंध होता है? V बराबर IR। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ये ओम के नियम का संबंध माना जाता है। VIR में I आपका धारा हो गया, R प्रतिरोध हो गया और V जो है लगाया गया विभवांतर हो गया। तो ये संबंध तीनों में V बराबर IR का होता है, इतना आपको पता है, ठीक। अब किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ है जलीय विलयन में घोला गया है, अब उसमें धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध। अरे विलयन में जब धारा प्रवाहित करोगे तो कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? अवरोध। देखो अवरोध को ही प्रतिरोध कहा जाता है, इसे ध्यान रखना, अवरोध को ही प्रतिरोध कहा जाता है। तो वही कहा गया विलयन द्वारा। किसके द्वारा? अरे विलयन में प्रवाहित कर रहे हो तो विलयन कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, तो विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। एक चीज जान लो, प्रतिरोध है क्या? अब प्रतिरोध अगर हम धातु में प्रवाहित करते धारा तो वहां का प्रतिरोध अलग है, यहाँ जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित किया जाता है तो जलीय विलयन द्वारा किया गया अवरोध वह उसका प्रतिरोध कहलाता है। इसको जहां समझ गए होंगे। और सुनिए, प्रतिरोध को हमेशा ओमेगा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ओमेगा ऐसे बनाया जाता है, ठीक, प्रदर्शित किया जाता है, तथा इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब ध्यान सुनिए, विद्युत अपघट्टों द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत अपघट्ट जलीय विलयन बनाए हो, विद्युत अपघट्टों द्वारा धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह
धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध, जैसे जो प्रतिरोध था, यानी प्रतिरोध कौन था, जो अवरोध उत्पन्न कर रहा था, तो वो प्रतिरोध हो गया। तो प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा प्रवाह में दी गई सहायता उनके चालकत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विद्युत अपघट्ट विलयनों के चालकत्व से आप क्या समझते हो। तो चालकत्व से समझने की सबसे बढ़िया बात है कि जब हम किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो अवरोध की जगह जो उसके चालन में धारा प्रवाह में सहायता प्रदान करे, भाई एक अवरोध है, जलीय विलयन अवरोध उत्पन्न कर रहा, तो प्रतिरोध हो गया, तो प्रतिरोध की जगह जो उसकी जगह पर उसकी सहायता करे, वो अवरोध कर रहा है तो कोई उसको अवरोध को हटाने का प्रयास करे, यानी सहायता प्रदान करे, तो ही दिया है विद्युत अपघट्टों के द्वारा धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा प्रवाह में दी गई सहायता, प्रवाह में दी गई सहायता को उनके चालकत्व के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी उसी को चालकत्व कहा जाता है। अवरोध की जगह पे धारा के प्रवाह में किया गया सहायता ही चालकत्व कहलाता है। ठीक, और चालकत्व को जो है हम जी अक्षर द्वारा प्रदर्शित, जी है, जी अक्षर द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। और जी, आप देखो एक चीज ध्यान रखना, आर क्या था, अवरोध था, धारा में अवरोध उत्पन्न कर रहा था, तो उसको आर से रिप्रेजेंट किए। अब आर का अपोजिट कर रहा है ना, अवरोध की जगह क्या कर रहा है, धारा प्रवाह कर रहा है, तो धारा प्रवाह में सहायता कर रहा है, तो उल्टा काम हो कि नहीं, और एक अवरोध कर रहा था और दूसरा उसमें धक्का लगा के उसको हटा रहा है, तो उल्टा हुआ, तो इसीलिए आर को 1/r लिखा गया। क्या लिखा गया, आर को 1/r लिखा गया, यानी जी बराबर 1/r। आर क्या था, प्रतिरोध, वही अवरोध था, अवरोध को हटा दिया गया, तो इसीलिए इसको हम जी से प्रदर्शित करते। ध्यान समझिए। अब चालकत्व का मात्रक क्या है भाई, चालकत्व का मात्रक हम जी का मात्रक बताने जा रहे हैं ना। आर का मात्रक ओम होता है, तो आर का मात्रक ओम होता है, तो जी का मात्रक ओम इनवर्स नहीं होगा, बटे में नहीं होगा। अरे यहाँ अगर ओम लिखोगे ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स नहीं लगाओगे, -1 नहीं लिखा जाएगा। और या भाई इसका आर इससे प्रदर्शित करते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो -1 लिखा जाएगा, इनवर्स लिखा जाएगा। और सुनिए, ओम, ओम की स्पेलिंग OHM होता है, और यहाँ उल्टा हो रहा है, तो इसीलिए महो कह दिया गया। क्या कहा गया, महो, यानी जी को, चालकत्व को महो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक अगर देखा जाए तो सीमेंस होता है। क्या होता है, सीमेंस, इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि एक भाई उसी में है, अलग नहीं है, किसी समान चालक का प्रतिरोध, यानी कोई समान चालक है जिसका प्रतिरोध R हो और उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है R होता है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कोई भी R जो होता है, प्रतिरोध होता है, वो लंबाई के, उसके लंबाई के L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये R की वैल्यू होती है, तो R समानुपाती L हो गया, R समानुपाती L अपान A हो गया। अरे A व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, बटे में हो गया, तो ये बटे में हो जाएगा। ध्यान सुनिए, ये समानुपाती को अगर हम हटा देंगे तो इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखोगे, तो कांस्टेंट हमने रो रखा है। क्या रखा है, रो, यानी R बराबर रो L अपान A। ये इक्वेशन 2 बन गया आपका। ध्यान सुनिए, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, और ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। आपसे विशिष्ट प्रतिरोध एग्जाम में पूछा गया है। तो L क्या है, सुचालक की लंबाई, यानी जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही है उसकी लंबाई कितनी है। A क्या है, सुचालक का क्षेत्रफल, यानी कितना क्षेत्रफल है। तो अगर मान लीजिए एक लंबाई 1 सेमी का हो तो उसका क्षेत्रफल निकालोगे 1 वर्ग सेमी निकल के आएगा। तो किसी इकाई लंबाई, यानी एक सेमी वाले की बात कर रहा है ना, इकाई मतलब क्या, एक और सेमी में लिया गया है, तो किसी इकाई लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी इकाई लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, यानी रो, ये जो आपका रो है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, कैसे निकालोगे भाई, मात्रक ओम सेमी होता है। कहां से आया, देखो रो जो है, अभी यही रो निकालोगे तो ये R इधर आएगा, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, R A अपान L हो जाएगा। और R का मात्रक ओम होता है, A क्षेत्रफल है, सेमी वर्ग होगा, वर्ग सेमी, और L लंबाई है सेंटीमीटर में, ये से कट जाएगा तो ओम सेमी बचेगा, तो ये इसका मात्रक जो है ओम सेमी होता है। अगर आप, तो ये आपका था विद्युत अपघट्टों के विलयनों का
चालकत। तो ये चालकत है, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास में बस इतने देखेंगे, फिर अगले क्लास में जो है आपको और जो है डिटेल में देखने को मिलेगा।